अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम MGT 501 का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। लेक्चर नंबर 8 वर्क प्लेस डाइवर्सिटी पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है, उसमें कौन कौन से इश्यूज़ हैं और उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं हम सक्सेसफुली। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होता क्या है। सो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होता है, ये तमाम एम्प्लॉयज़ का मिक्सचर होता है। उनके अंदर बेशक सारी चीज़ें सेम हों, कुछ डिफरेंट होती हैं, उन सारे एम्प्लॉयज़ का एक मिक्सचर जो है उसको हम कहते हैं कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है। जैसे कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हैं, उनकी वैल्यूज़ चेंज हैं, बिलीफ चेंज हैं, एक्सपीरियंस चेंज है, बैकग्राउंड चेंज है, बिहेवियर चेंज है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं हर एम्प्लॉय की। तो उन सारे एम्प्लॉय का जो मिक्सचर होता है उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं कि वो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है। यहाँ पर भी आप देखें एज डिफरेंट होती है, फंक्शनल स्पेशलिटी उनकी डिफरेंट होती है, प्रोफेशन डिफरेंट होता है। इसके अलावा कुछ मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, फिर जोग्राफिकल रीजन उनका चेंज होता है, लाइफस्टाइल चेंज होता है, पोजीशन चेंज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद इनको दो कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया गया है। तो पहली कैटेगरी ये है कि दोस्त जो इंडिविजुअल इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, और एक वो कैटेगरी है जिसका इंडिविजुअल पर कंट्रोल होता है, यानी कि इंडिविजुअल के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। एक वो ग्रुप और एक जिस पे बिल्कुल ग्रुप में उसके पास कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है। एफर्मेटिव एक्शन में क्या होता है, हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिसमें हम प्रेजेंट के इफेक्ट को पास्ट के इफेक्ट देखने के बाद उनको रिमूव करने की, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उसके बाद डाइवर्सिटी हम एक एसेट है हमारे लिए इन टर्म, क्योंकि हम उससे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनैलिटी इंप्रूव होती है। इसके अलावा वो रिफ्लेक्ट करता है कस्टमर मार्केट को। तो दैट्स वाई हम इसको स्टडी करने लगे हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को। सो ये इसका पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये आपका टॉपिक MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQs में आपको पूछे जा सकते हैं कुछ पॉइंट्स। सो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के अलावा भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है कि सोर्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के सोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो जो आजकल की जो डाइवर्सिटी है वो जो है वो कहीं स्किन कलर और जेंडर से कहीं गुना ज़्यादा है। तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है रेशियल और एथिकल ग्रुप्स हैं, ओल्डर वर्कर्स हैं, जेंडर है, एजुकेशन है, ड्यूअल करियर फैमिलीज़ हैं, रिलीजन एंड कल्चर है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, वो पर्सन जो परमानेंटली किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके स्टे करते हैं। यंग पर्सन विद लिमिटेड एजुकेशन, competitive advantage through workforce diversity, marketing, creativity, innovation and problem solving और flexibility। ये हमारे पास कुछ 13 पॉइंट्स हैं। ये सारे जो हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के सोर्सेज हैं। अभी हम वन बाय वन इन सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जहाँ ये जो टॉपिक है ना, ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने साथ साथ MCQs भी मेंशन कर दिए हैं जो MCQs ऑलरेडी आ चुके हैं पेपर्स में। सो अब देख लेते हैं कि रैशनल और एथिकल ग्रुप्स कौन से होते हैं। वर्कर्स जो उनके जो स्किन कलर चेंज होता है या फिर उनको काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ता है। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि अफ्रीकन्स हैं, अमेरिकन्स हैं, एशियन हैं, तो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनके कलर पर। तो ये हमारे पास एथिकल ग्रुप में आ जाता है। उसके बाद है ओल्डर वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो बहुत ओल्ड हो चुके हैं, उनकी अर्ली रिक्वायरमेंट हमें रिटायरमेंट करनी पड़ती है। तो ये भी एक सोर्स होता है जो है हमारे पास इसका। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे है जेंडर। जेंडर में हमारे पास मेन और वुमेन दोनों हैं। तो वुमेन जो है वो बिज़नेस के अंदर कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। सो यहाँ पर इसकी ये भी इंक्लूड होता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो 11.9% है हमारे पास वुमेन जो है वो ऑलमोस्ट इतना जो है वो ऑफिस में रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये MCQ से पूछा जा सकता है आप लोगों से। उसके बाद है यहाँ पर देयर आर ऑलवेज विंडोज़ और विंडोअर्स हु हैव चिल्ड्रन। उनके जो बच्चे भी होते हैं जिनको उनको पालने के लिए जैसे पता उनको काम करना पड़ता है। तो फिर वुमेंस का भी बिज़नेस में काफ़ी रोल है, लेकिन उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वुमेंस बिज़नेस अच्छा नहीं चला सकती। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन में भी हमारे पास डिफरेंट एजुकेशन होते हैं। हर एम्प्लॉय डिफरेंट होता है, उसकी डिफरेंट एजुकेशन होती है। डुअल करियर फैमिली में क्या आ जाते हैं, जैसे पेरेंट्स बोथ पेरेंट्स जो है वो वर्किंग पेरेंट्स हैं, मदर फादर दोनों काम कर रहे होते हैं, तो वो डुअल करियर फैमिलीज आ जाती हैं। इसमें बोथ पार्टनर्स को साथ में एक ही कंपनी के अंदर उनको काम करना पड़ता है। ठीक है, सेम कंपनी के अंदर। ठीक है, आपने याद रखना है कि सेम कंपनी के अंदर काम करना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। उसके बाद रिलीजन और कल्चर। रिलीजन और कल्चर भी शायद सबका चेंज होता है। फिर पर्सनल जो होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, जैसे हैंडीकैप्स हैं या और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट तरह की डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लॉज भी पास किए गए हैं ताकि डिसेबिलिटीज़ जिनको कोई किसी किस्म की डिसेबल हैं तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना रोल अदा कर सकें। तो यहाँ पर एक एक्ट दिया हुआ है कि अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, इसको ADA शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। 1990 में पास हुआ था,
जिसमें डिस्क्रिमिनेशन इसमें इसकी मजम्मत की गई थी कि जो है वो जो ऐसे पर्सन जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं उनको क्वालिफाइड हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे एक्ट पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में वैसे ही आता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे एक्ट्स आते हैं। हम आगे कुछ और लॉज भी पढ़ेंगे, तो फिर मैं एट द एंड आपको जो है सारे लॉज को कंबाइन करके भी बता दूंगी कि कौन कौन से जो हमारे पास एक्ट्स है पूरी बुक के अंदर, ठीक है। तो ये एक्ट कब पास हुआ था? 1990s में। ये आपने याद रखना है, और एक्ट की फुल फॉर्म क्या है ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एमिग्रेंट्स है। एमिग्रेंट्स जो क्या होते हैं कि सम आर हाईली स्किल्ड, कुछ जो वर्कर्स होते हैं बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं, कुछ बहुत क्वालिफाइड होते हैं और कुछ बहुत लिटिल नॉलेज के साथ होते हैं, लिटिल एजुकेशन के साथ होते हैं। लेकिन उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है। वो क्या कॉमन होती है? इग्नोरेंस टू वर्क। काम करने की जो जज्बा होता है ना, वो सारों में कॉमन होता है। अगर चाहे उनके अंदर जो है वो डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट एजुकेशन स्किल्स हैं और उनके पास डिफरेंट एजुकेशन है, लेकिन उनके अंदर काम करने का जज्बा जो है वो सेम होता है। उसके बाद है यंग पर्सन, जिसके पास लिमिटेड एजुकेशन होती है, जिससे कि काफ़ी सारे जो है वो थाउजेंड ऑफ यंग अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर किया जाता है। जहाँ पीक पीरियड में अगर कोई कंपनी बहुत उरूज पर है तो वो एट दैट टाइम उनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो वो ऐसे यंग पर्सन्स को भी हायर कर लेते हैं जिनके पास लिमिटेड एजुकेशन है, लिमिटेड स्किल्स हैं, या फिर हॉलीडेज़ हैं या कोई सीजनल जॉब है, तो उनको भी हायर कर लिया जाता है। उसके बाद है कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि आपके कंपटीटर्स के साथ आपके कोई एडवांटेज आपके पास हो। फिर मार्केटिंग है, और फिर हमारे पास क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये वही ऊपर पॉइंट्स है जो भी हमने डिस्कस किए। उसके बाद है कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्टिवेट अ डाइवर्स वर्क फोर्स, हमारा तीसरा टॉपिक है। तो इसके जो 5 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे कल्टिवेट कर सकती है डाइवर्स वर्क फोर्स को। तो इसके 5 पॉइंट हैं। सिक्योरिंग टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट एंड कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है, उसको लीड बाय एग्जांपल करना होता है। द टीम नीड्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशू दैट इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन को, जो इंटरनल और एक्सटर्नल इशू इम्पैक्ट कर रहे हैं ना टीम को, वो भी अंडरस्टैंड करने होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट है, अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज़ है, डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ है, और फिर रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ है। तो यहाँ पर इनकी डिटेल भी दी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट में क्या हो जाता है कि इस एक सिस्टमेटिक रिव्यू है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का, जिसके अंदर वर्क, एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर सारी चीज़ें आ जाती हैं। अट्रैक्टिंग एम्प्लॉय में क्या होता है कि आप नए एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, जिनके पास ज़्यादा स्किल्स होती हैं, और आप उनको अपनी न्यू चीज़ें उनको ऑफ़र करते हैं ताकि वो आपकी कंपनी के अंदर आएँ। उसके बाद है एम्प्लॉय को डेवलपमेंट करना, जैसे कि जो आपके एम्प्लॉय हैं आप उनको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं, डिफरेंट स्किल ट्रेनिंग की बेस पर फिर उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने आप के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो और डेवलप हो जाएं। उसके बाद रिटर्निंग एम्प्लॉयज़, जिस रिटर्निंग एम्प्लॉयज़ में क्या होता है कि जितने भी आपके क्वालिफाइड एम्प्लॉय हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए रखना ही आपका ये होता है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ करते हैं जिससे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टेप टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, को मैनेज करने के स्टेप्स कौन से हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे स्टेप्स जस्ट पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा इसके एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। तो स्टेप्स कौन से हैं मैनेजिंग डाइवर्सिटी? सबसे पहला तो ये है कि आपने सबसे जो पहला स्टेप होता है वो डाइवर्सिटी को मैनेज करना है, यानी कि आपने ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे आप डाइवर्सिटी को मैक्सिमाइज़ कर सकें और पोटेंशियल बैरियर को मिनिमाइज़ कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज हासिल हो। बूस्टिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं डिफरेंट तरह की वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपने उनको एक दफ़ा से बूस्ट करना होता है, डिफरेंट मीटिंग्स दे सकते हैं आप, डिफरेंट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की उनको अपॉर्चुनिटीज़ देकर उनको अपने वर्कर्स को और बूस्टअप कर सकते हैं। उसके बाद है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं आपके, उनको आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। तमाम एम्प्लॉय जो है वो इक्वल हैं, बेशक ये वो उनका जो है वो डिफरेंट कलर से हैं, मेल हैं, फीमेल्स हैं, उनका रिलीजन चेंज है, नेशनल उनका ओरिजिन चेंज है, एज उनकी चेंज है, लेकिन उनका जो इक्वल चांस ऑफ जॉब होना चाहिए, जॉब की उनकी क्वालिफिकेशन की बेस पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अफर्मेटिव एक्शन है, ये हमने ऊपर देखा था, ये सेम वही है। उसके बाद है चैलेंज इन मैनेजिंग एम्प्लॉय डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि जस्ट आप मेंशन कर दें कि कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो पहला है रेजिस्ट टू चेंज, यानी कि चेंज जो है वो अपनी जो हो रही है उसके खिलाफ कैसे आप स्टैंड करते हैं। उसके बाद है सेगमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और रिसेटमेंट क्या होता है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो आप देते हैं, यानी कि फेयरनेस ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आपने फेयरनेस रखनी है। ये नहीं कि फेवरेटिज्म कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय आपका बहुत फेवरेट है तो आप उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जो आपका फेवरेट नहीं है आप उसको कम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। उसके बाद ब्लैकलिस्ट है, ब्लैकलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि एक जो है वो नेगेटिव रिएक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन होता है, जैसे एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन देते हैं, उसको हम ब्लैकलिस्ट कहते हैं। जैसे कि मेन होते हैं तो वो वुमेंस को एक बहुत नेगेटिव जज करते हैं, और वो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं मेंस, और वो वुमेंस को कहते हैं कि वुमेन अच्छा नहीं पार्टिसिपेट करती या फिर वो अच्छा नहीं चला रही ऑर्गेनाइजेशन को, ये वो, तो वो हमारे पास ब्लैकलिस्ट में आ जाता है।
ठीक है। तो आपसे MCQs में ब्लैकलिस्ट के बारे में MCQs पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी आया था अभी रिसेंटली एग्जाम्स में कि हाउ टू अवॉइड ब्लैकलिस्ट को अवॉइड कैसे कर सकते हैं एज अ मैनेजर, क्योंकि हम एज अ मैनेजर अपने आप को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लैकलिस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि अडॉप्ट जो है वो आपने जो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है ना उसको ऐसा अडॉप्ट करें जिसमें तमाम डिफरेंस के लोग आएँ। ये नहीं है कि कुछ लिमिटेड लोगों के लिए आपने कोई डेफिनेशन बनाई है या कुछ डाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपने कुछ लिमिटेड लोगों के लिए कर दी है। नहीं, आपने सबको जो है वो मिला के रखना है। तमाम जितने भी आपके डिफरेंट काइंड के लोग हैं उन सबको इकट्ठे रख के आपने उनके लिए डेफिनेशन एक सजेस्ट करनी है। उसके बाद आपने ये मेक श्योर करना है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो सिर्फ ये ना कमिटमेंट करे कि वो डाइवर्सिटी प्रोग्राम सिर्फ ना बनाए, बल्कि उसको चाहिए कि वो आल्सो कम्युनिकेट भी करें एम्प्लॉय के साथ। ये नहीं है कि डाइवर्सिटी प्रोग्राम बना के साइड पे हो जाए, नहीं, उसको एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट भी करना होगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऐसा इन्वॉल्व करें कि सब जो है वो पार्टिसिपेट करें डाइवर्सिटी प्रोग्राम में। ये नहीं है कि कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। ठीक है। उसके बाद अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग जो है वो बैड कमेंट्स करते हैं, इनके एक बैड रिएक्शन देते हैं। ठीक है। उनको आपने अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो लोग ना बीच में जो है वो किसी को क्रिटिसाइज़ करें। उसके बाद है रिकग्नाइज एंड रिवॉर्ड्स वाइट मेन। अब उनको आपने रिकग्नाइज करना है और रिवॉर्ड देना है जो सोल्यूशन, जो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन थे। ये नहीं कि बस उन्हीं को ब्लेम करते जाओ जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे, यानी कि जो प्रॉब्लम का हिस्सा थे उन्हीं को ब्लेम करते जाओ नहीं, आपने क्या करना है, रिकग्नाइज करना है और रिवॉर्ड देना है उन लोगों को जो सोल्यूशन का पार्ट थे, जिन्होंने सोल्यूशन में हिस्सा लिया। ठीक है। उसके बाद है कि वन टाइम ट्रेनिंग को अवॉइड करना है, आपने लगातार ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो काफ़ी कुछ सीख सकें। तो ये 6-7 पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 5-6 पॉइंट्स हैं, इनके ज़रिए से हम ब्लैकलिस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ब्लैकलिस्ट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसका आंसर जो है वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही सेम टू सेम पॉइंट्स को कॉपी करें, आप खुद से भी लिख सकते हैं। आपको बस ब्लैकलिस्ट का मतलब पता होना चाहिए कि ब्लैकलिस्ट है क्या। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिटेंशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कंपनी इंश्योर करती है कि एम्प्लॉयज़ की जॉब को छोड़कर ना जाएं, यानी कि दूर ना जाएं। उसके बाद है कंपटीशन फॉर अपॉर्चुनिटी के लिए जो कंपटीशन होता है वो हर जॉब में होता है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज इंसान को मिलती हैं तो वो कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है लोअर कोहेसिवनेस क्या होती है, इसमें क्या होता है कि तमाम जो ग्रुप ऑफ लोग, जितने भी ग्रुप हैं ना आपकी टीम मेंबर का, उनको कंबाइन करके रखना, उनको जोड़े रखना आपने, वो हमारे पास आ जाता है कोहेसिवनेस में। उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो तब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल नहीं होती। ठीक है। तो ये भी जो है वो ये भी एक चैलेंज होता है मैनेजर के लिए। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉय डाइवर्सिटी में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो कम्युनिकेशन भी एक चैलेंज आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है डाइवर्सिटी आल्सो इंक्रीज एरर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। एरर्स भी इंक्रीज होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। उसके बाद मिसट्रस्ट और टेंशन भी होती है। उसके बाद स्टीरियोटाइपिंग है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें क्या होता है कि अनफेयरली दैट पीपल और थिंग्स विद पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम। आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है लेकिन आप उनको डिफरेंट तरह से जज कर लें, उनको अनफेयरली आप जज कर रहे हैं, तो ये स्टीरियोटाइप है। यानी कि कोई काला है कोई गोरा है तो आप उसको उसकी बेस पर जज करते हैं, तो ये स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है। इससे आपको MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, आपको कोई सिनेरियो देख करके स्टीरियोटाइपिंग है या क्या है। तो ये वाला MCQs भी काफ़ी आता है, जिसमें पूछा होता है कि एक कोई ब्लैक स्किन वाला पर्सन जो है वो जॉब में काम कर रहा है किसी कंपनी के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग में है। इसके अलावा जो वुमेंस होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रही होती हैं उनको भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो ये भी स्टीरियोटाइपिंग में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।